नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल एम क्लासेस में और मैं हूं शुभ सिंह। आज आपके लिए लेके आया हूं कुछ स्पेशल क्लास। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, अभी आपको दिख रहा है जनसंख्या वितरण, घनत्व एवं वृद्धि और संगठन। जी हाँ, ये है आपका ज्योग्राफी और 12th का ज्योग्राफी है। मैं ये कुछ स्टूडेंट के डिमांड्स पे ये चैप्टर लेके आया हूँ, जहाँ पे आज आपको पढ़ाऊंगा जनसंख्या वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, जो छात्र शहर में पढ़ते थे या फिर स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे, लॉकडाउन के कारण उनका पढ़ाई रुक गया है और वो 12th में है और 12th का एग्जाम का डेट शीट आ चुका है और 2021 में वो एग्जाम देंगे। उनका क्लास चला नहीं तो वो लिखेंगे कहाँ से। तो उनका डिमांड आया था हमारे पास और इसीलिए इस डिमांड की बदौलत मैं ये क्लास लेकर आया हूँ और कोशिश करता हूँ कि मैं अपना बेस्ट दे सकूँ, ताकि वो अपने पढ़ाई को पूरा कर सके और बेहतर से बेहतर मार्क्स एग्जाम में प्राप्त कर सके। उसके लिए मैं ये क्लास लेकर आया हूँ और ये इकाई 1 है। उम्मीद करता हूँ एग्जाम से पहले मैं सारा उनका टॉपिक खत्म कर दूंगा। उनका जो भी क्लास का मटेरियल है मैं यहाँ से ऑनलाइन दे दूंगा और ये सभी के लिए जरूरत है। अगर आप बीपीएससी पढ़ रहे हैं, अगर आप एसएससी पढ़ रहे हैं, अगर आप एलडीसी पढ़ रहे हैं या फिर आप 11th-12th के छात्र हैं, ज्योग्राफी तो जानना सभी को जरूरी है। ठीक है, तो इसी के लिए, इसी मकसद से मैं ये चैप्टर लेके आया हूँ और ये नया प्रारूप आपके सामने देख रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ इसको पूरा कर देने के लिए। तो इसी में से आज हम आपको पूरा करेंगे जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि और संगठन। जो छात्र के लिए ये उपयोगी नहीं होगा, वो कृपया हमें बता दें कि उनके पास ये लिंक नहीं जाएगा। और जिन व्यक्ति को ये लिंक जाता है हमारा, अगर उनको किसी प्रकार की तकलीफ होती है या फिर किसी उनको हर्ट होता है कि हमको रोज रोज लिंक भेज देते हैं, तो कृपया वो हमें सुझाव दे सकते हैं कि हमारे पास लिंक आता है जिससे हम परेशान रहते हैं। तो मैं ये ब्रॉडकास्टिंग लिंक उनको जाता है, मैं यहाँ से कोशिश करूंगा उनको वो लिंक ना जाए। तो मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से गुजारिश करूंगा, अगर किसी को परेशानी होता है, इस तरह के लिंक जाते हैं उनके पास वीडियो का और उनसे उनसे किसी प्रकार का उनको हर्ट होता है, उनको उनके फीलिंग्स महसूस होती है इस तरह के कि हमारे पास ये क्यों आ जाता है, तो कृपया उनसे गुजारिश करूंगा कि वो हमें बता देंगे एक बार कमेंट करके और मैं उनके पास लिंक दोबारा ना जाए ऐसा मैं कोशिश करूंगा। और जिन व्यक्ति को ये जरूरत है उनके पास इसको शेयर कीजिए, जो 12th में है, जो किसी कारण बस लॉकडाउन में फंसे हुए हैं या फिर जो पुअर व्यक्ति हैं, वो पढ़ नहीं सकते, ट्यूशन कोचिंग का पेमेंट नहीं कर सकते, तो वो घर बैठे ऑनलाइन पढ़ सकते हैं इस माहौल में भी। और हमारी छोटी सी एक कोशिश है, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। तो चलिए मैं शेयर करता हूँ इसकी पूरी जानकारी। तो देखिए, मैं बताना चाहूंगा जनसंख्या में आपको पढ़ना है पूरी जनसंख्या, भारत की पूरी जनसंख्या। इसमें मैं शॉर्ट विवरण दूंगा और क्वेश्चन आंसर क्या है इसके महत्वपूर्ण वो बताऊंगा। चलिए मैं आपको बता दूं, आपको इसमें पढ़ना होता है, ये जनसंख्या टॉपिक है आपका। इसमें मतलब भारत की संपूर्ण जनसंख्या, यानी भारत में जितने भी राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश है, उसमें जो लोग निवास करते हैं उनकी काउंटिंग के बारे में आपको पढ़ना है। और हमारे पिछली जो जनगणना हुई थी 2011 और 2011 के अनुसार भारत की जो जनसंख्या है 102.8 करोड़। ये प्रश्न पूछा जाता है, ये 2001 की जनगणना के अनुसार है, जो यहाँ पे हाईलाइटेड है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं पहले से हाईलाइट कर दिया हूँ और इसको मार्क कर देता हूँ जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है। भारत की जो जनगणना 2001 में हुआ था उसके अनुसार 102.8 करोड़ है। ठीक है, ये 2011 की नहीं, 2001 की जनगणना के अनुसार है। ठीक है, और इसी के अनुसार आपका प्रश्न बनेगा। अगर 2011 की जनगणना की बात आ जाए तो भारत की जनसंख्या बताया जाता था कि 121 करोड़ है। ठीक है, लेकिन वर्तमान में आप पढ़ेंगे कि भारत की जनगणना कितनी है। आप कई बार प्रधानमंत्री के मुंह से भी सुने होंगे 135 करोड़ भारतवासी। ठीक है, तो ये कुछ डेटा है जो आपको एग्जाम में कंफ्यूज कर सकता है। अगर 2001 की जनगणना के अनुसार पूछे भारत की जनसंख्या तो 102.8 करोड़ ही आप मारेंगे और उम्मीद करता हूं कि यही प्रश्न आपको एग्जाम में आएंगे। ठीक है, तो जनगणना की बात किया जाए तो विश्व में सबसे बड़ा जनगणना है, वो है जनसंख्या, सबसे बड़ा जनसंख्या वो चीन की है। विश्व में सबसे बड़ी जनसंख्या किसकी है? चीन की है। और चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है, भारत का जनसंख्या में दूसरा स्थान है। बस आपको इस बात को याद रखना है कि संसार में सबसे बड़ा जनसंख्या किस देश में निवास करती है, तो चीन में। और दूसरा स्थान पे कौन है, तो भारत। भारत संसार में दूसरे स्थान पे आता है। ठीक है, विश्व का दूसरा, यहाँ पे लिखा दूसरा सघन जनसंख्या बसता है भारत में। ठीक है, और यहाँ पे आपको कुछ टॉपिक दिया गया है, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत भी महत्वपूर्ण है। आप 2001 के अनुसार भारतीय जनगणना कितनी है, तो 102.8 करोड़। अगर 2011 के अनुसार पूछे तो 121 करोड़। ठीक है, अगर अनुमानित ऐसा अनुमान है कि 2025 में भारत की जनसंख्या 135 करोड़ हो जाएगी। ठीक है,
ये ऐसा अनुमान है, ठीक है, जो आगे हम क्लियर करेंगे। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हमारे क्या क्या जरूरी है। तो मैं पहले से हाईलाइट कर दिया हूँ, हाईलाइट चीज को मैं आपको बता देता हूँ, सभी चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बता दूं, भारत में पहली बार जो जनगणना प्रारंभ हुआ था 1872 में हुआ था। 1872 में, यानी भारत में पहली बार जो जनगणना प्रारंभ हुआ 1872 में किया गया। और पूर्ण पूर्ण रूप से, यानी संपूर्ण जनगणना जो हुआ भारत में पहली बार, वो 1881 में हुआ। इसको कैसे समझेंगे हम आपको बता देते हैं। 1872 में एक कोशिश किया गया भारत के लोगों की सूची तैयार करने की कि भारत में कितने लोग निवास करते हैं, ठीक है। तो यह कोशिश किया गया 1872 में, वो कुछ हिस्सों तक ही सीमित रहा, पूरे भारत की वो नहीं था, वो कुछ हिस्सों तक सीमित रहा। और यह प्रथम कोशिश किया गया 1872 में। और पहली बार संपूर्ण जनगणना का जब डेटा तैयार किया गया 1881 में तैयार किया गया। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि भारत में सर्वप्रथम जनगणना कब प्रारंभ किया गया, तो 1872 में। और पूछेगा भारत में सर्वप्रथम संपूर्ण जनगणना कब प्रकाशित किया गया, तो 1881 में। आपको याद रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए नीचे हम आपको बता दें, भारत में जो 29 राज्य है, भारत में जो 29 राज्य है, उस 29 राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य में निवास करती है, तो वो उत्तर होगा आपका उत्तर प्रदेश में, यानी यूपी में। यानी भारत के जितने भी राज्य है, उस राज्य में सबसे अधिक जो जनसंख्या निवास करती है वो उत्तर प्रदेश की है, जो मैं हाईलाइट कर देता हूँ। और उत्तर प्रदेश के बाद आता है इसके बाद आता है इसका बिहार का, ठीक है। उत्तर प्रदेश के बाद बिहार है, महाराष्ट्र है और पश्चिम बंगाल है। ये 2001 के डाटा के अनुसार है। 2011 के अनुसार आप पढ़ेंगे तो एक नंबर पर एक नंबर पर उत्तर प्रदेश है, फिर आपका बिहार है, फिर महाराष्ट्र है, फिर पश्चिम बंगाल है, ठीक है। तो ये 2011 की जनगणना के अनुसार जो मैं किताब पढ़ रहा हूँ ये एनसीईआरटी है, और 2011 के अनुसार ये छपा हुआ, इसलिए मैं 2001 के अनुसार ये छपा हुआ, इसलिए मैं आपको ये जानकारी आपके सामने रख रहा हूँ। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको पसंद आएगा ये वीडियो। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये कुछ डाटा है जनगणना के, और जनगणना जो भारत में फैली हुई है उसके अनुसार, इसको मैं समझा दूं आपको। जहाँ पे ये आपको आपको ज्यादा डॉट दिख रहा है, ये जो ज्यादा डॉट दिख रहा है, ये यहाँ पे जनगणना सबसे अधिक निवास करती है, देख लीजिए यहाँ पे ज्यादा निवास करती है, ऐसा बताया गया है। और जहाँ पे मैं अभी मार्क कर दिया हूँ यहीं पे तो आपका बिहार है, ठीक है। फिर अगर आप नीचे देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे, इस प्रकार यहाँ पे जनगणना जनसंख्या अधिक है, जनसंख्या अधिक है। और नीचे हाईलाइट कर दिया गया है, यहाँ पे 20,000 प्रति व्यक्ति बताया गया है, इस बिंदु का मतलब है, ठीक। 200,000 प्रति व्यक्ति, 2 लाख इसको पढ़िए ना, ठीक है। एक बिंदु का मतलब हो गया इतना, ठीक है। और यहाँ पे भी देख सकते हैं सबसे ज्यादा हाईलाइटेड है यहाँ पे बिंदु सबसे अधिक, ठीक। तो ये आपको जनसंख्या के बारे में बतला रहा है, ठीक है। एक पॉइंट का मतलब है 200,000। अब देखते हैं एग्जाम के पार्ट ऑफ से नीचे क्या है महत्वपूर्ण, देख लीजिए यहाँ पे महत्वपूर्ण क्या है। मैं एक बार आपको देखो, जनसंख्या के घनत्व को प्रति प्रति इकाई क्षेत्र में व्यक्ति की संख्या द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। यानी जनसंख्या के जो घनत्व है, तो प्रति इकाई क्षेत्र, यानी प्रति इकाई क्षेत्र में जो जितने लोग रहते हैं उसी के अनुसार ये व्यक्त किया जाता है, अभिव्यक्त किया जाता है। यानी जनसंख्या का जो घनत्व है, प्रति इकाई क्षेत्र में कितने लोग रहते हैं, यही इसी चीज को यह बताता है, ठीक है। और आगे है आपका भारत की जो जनसंख्या घनत्व थी 2011 के अनुसार, वो 382 व्यक्ति है प्रति वर्ग किलोमीटर। आपको याद रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी प्रति वर्ग किलोमीटर में 382 लोग रहते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। और जब आप चले जाएंगे 1951 में, तो यह था आपका 117 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। देख लीजिए 1951 में 117 था और 2011 में 382 है, कितना का अंतर हो गया आप देख लीजिए, 200 व्यक्तियों का यहाँ पे वृद्धि हो गया, ठीक है। इसके बाद आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पूछेगा कि किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, तो इसका उत्तर होगा अरुणाचल प्रदेश। आपको मैं हाईलाइट कर देता हूँ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अरुणाचल प्रदेश में 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 की जनगणना के अनुसार हम आपको ये डेटा उपलब्ध करा रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। और अगर बात किया जाए कि अब पूछा जाए कि भारत में सबसे अधिक जनगणना का जो घनत्व है, सबसे सघन कहाँ पे है, तो उत्तर होगा दिल्ली में यहाँ पे रहते हैं 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। देख लीजिए, आपको ये हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। और आपको पूछेगा
कि संपूर्ण भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य की है? तो जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक 1106 बिहार की है। आप देख लीजिए 1106 बिहार की है। इसके बाद पश्चिम बंगाल का स्थान आता है, उसके बाद उत्तर प्रदेश का आता है। ठीक है, अगर यही बात कर लिया जाए प्रायद्वीपीय भारत में, तो प्रायद्वीपीय भारत में सबसे ज्यादा है केरल में 860 व्यक्ति। उसके बाद आता है तमिलनाडु का स्थान। ठीक है, तो ये बताता है आपको कि उस राज्य में जनसंख्या घनत्व क्या है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम क्या है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए यहाँ पे अस्थायी कृषि का उद्भव। देखिए मतलब यहाँ पे जनसंख्या, देखो जनसंख्या को जो प्रभावित करता है, जनसंख्या को जो बढ़ता है उसमें जो जो कारक है उसके महत्वपूर्ण कारक क्या क्या है जनसंख्या के लिए, ये आपको यहाँ पे बताया गया। अस्थायी कृषि का उद्भव, यानी अस्थायी कृषि होने लगा तो वहाँ पे लोग की जनसंख्या बढ़ गई, यानी खाने पीने के लिए लोग को मिलने लगा। उसके बाद कृषि का विकास, कृषि का उन्नत विकास हो गया, मानव बस्ती बना के रहने लगे, परिवहन जहाज तंत्र बन गया, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए विकास हो गया। ठीक है, औद्योगिकरण हो गया, नगरीकरण हो गया। तो ये सभी जनसंख्या की वृद्धि का ना कारक है। ठीक है, आखिर जनसंख्या इतना कैसे बढ़ गया? तो लोगों को खाने के लिए मिल रहा है, लोगों को रहने के लिए मिल रहा है, लोगों को बस्ती उपलब्ध हो रहा है, यहाँ पे लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए सुविधा उपलब्ध हो रहा है, विकास हो रहा है, औद्योगिकरण हो रहा है, नगरीकरण हो रहा है। तो वहाँ पे लोग की जनसंख्या तो बढ़ेगी ना, वहाँ पे लोग रहेंगे ना। तो यही कुछ कारक है। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि का कारक है, यानी जनसंख्या वितरण के सामाजिक और आर्थिक और ऐतिहासिक कारक है। ठीक है, यही कुछ महत्वपूर्ण कारक है जो मैंने हाईलाइट कर दिया है। चलिए आगे देखते हैं क्या है महत्वपूर्ण। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में हम चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, देखिए ये आपको बताया गया है कि जनसंख्या कहाँ पे कितना है। तो यहाँ पे आपको पॉइंट बताया गया है 1001, जो ज्यादा काला करके दिखाया गया हो 1001 है। अगर उससे थोड़ा कम काला करके बताया गया 801 से 1000 व्यक्ति रहते हैं, ऐसा ये डाटा में दिखाया गया है। ठीक है, आप बुक से इसको देख सकते हैं, ये डेटा बताया गया है। इसके बाद नीचे क्या है, चलिए देखते हैं। इसके बाद क्या है, देखिए यहाँ पे कुछ जरूरी का है कि जनसंख्या वृद्धि, यहाँ पे जनसंख्या की वृद्धि के बारे में पढ़ना है, यानी जनसंख्या वृद्धि कैसे हो रहा है। तो जनसंख्या वृद्धि के दो समय बिंदुओं, मतलब जनसंख्या की वृद्धि दो समय बिंदुओं के बीच में विशेष तरह पर दिखाया गया है, यानी जनसंख्या का वृद्धि सबसे ज्यादा कब हुआ और कैसे हुआ। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि के दो घटक है। अब कौन कौन घटक है देख लीजिए। एक है प्राकृतिक घटक और दूसरा है जो आपका ऊपर चल चुका है, जिसको मैंने हाईलाइट किया है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले आप जान लीजिए जनसंख्या वृद्धि के कितने घटक है, तो दो घटक है। जनसंख्या वृद्धि के कितने घटक है, दो घटक है। एक तो है प्राकृतिक और एक है प्रेरित। देख लीजिए, एक है अभिप्रेरित, गलत उच्चारण हो गया था, अभिप्रेरित। ठीक है, इंड्यूस्ड इसको कहते हैं। ठीक है, यानी दो जनसंख्या जो बढ़ रहा है उसके दो घटक हो गए, एक नेचुरल हो गया जो नीचे आपको पढ़ा है, और यहाँ पे इंड्यूस्ड। ठीक है, अब यहाँ पे एक प्रश्न बनता है आपको कि भारत की जो जनसंख्या वृद्धि दर है कितनी है। तो वो जनसंख्या वृद्धि दर वार्षिक है 1.64, यानी भारत की जो जनसंख्या प्रति वर्ष में जो बढ़ रही है उसकी दर क्या है, उसकी स्पीड क्या है। तो उसका स्पीड है 1.64। आपको इसको इस तरह से समझना है। भारत की जनसंख्या के भारत की जो जनसंख्या है उसका जो वृद्धि दर है, वार्षिक वृद्धि दर क्या है, 1.64। तो आपको प्रश्न पूछेगा कि भारत में जो जनसंख्या का वृद्धि दर है, वार्षिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत है, तो आपको याद रखना 1.64। इसके बाद नीचे क्या है, चलिए देख लेते हैं। भारत में जनसंख्या की वृद्धि वार्षिक जन्म दर और मृत्यु दर तथा प्रवास की दर के कारण हुई है, यानी कि भारत में जो जनसंख्या बढ़ा है, विगत कुछ समय में भारत की जो जनसंख्या बढ़ा उसका क्या कारण है, आखिर भारत में जनसंख्या कैसे बढ़ी है। तो बढ़ने का क्या कारण है, भारत में जनसंख्या की वृद्धि, यानी भारत में जो जनसंख्या वो बढ़ रहा है। आप इसमें बढ़ने का क्या कारण है कि जन्म दर उच्च हो रहा है और मृत्यु दर कम हो रहा है, और प्रवास की दर के कारण, यानी यहाँ पे लोग अलग से आ रहे हैं, जैसे नेपाल से आ रहे हैं, बांग्लादेश से आ रहे हैं, और अलग अलग देश से आके यहाँ पे बस रहे हैं। पाकिस्तान से भी यहाँ पे कुछ माइग्रेट हुए थे। ठीक है, आजादी के समय। तो उससे क्या हुआ कि यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि दर बढ़ रहा है, और इसी के कारण भारत की जनसंख्या बढ़ रही है। ठीक है, तो ये कुछ कारण है। ठीक है, तो चलिए नीचे देखते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या जरूरी है। तो यहाँ पे कुछ डेटा बनाया गया है, आपको बताया गया है कि जनसंख्या 1901 में कितनी थी और 2011 में जनसंख्या कितनी है। अगर दशकीय वृद्धि दर अगर आपको ज्ञात करना है तो ज्ञात करने के लिए क्या फॉर्मूला है, तो यही फॉर्मूला है जो यहाँ पे हाईलाइट किया गया है। G बराबर P2 माइनस P1
डिवाइडेड बाय P2 मल्टीप्लाई बाय 100। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, P1 का मतलब हुआ आधार वर्ष का जनसंख्या, P2 का मतलब हुआ वर्तमान वर्ष की जनसंख्या, और उसको P2 से डिवाइड कर देंगे, वर्तमान वर्ष की जनसंख्या से डिवाइड कर देंगे, तो इससे आपका जनसंख्या का और 100 से उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको अंतरिम आंकड़ा निकल जाएगा। ठीक है, फिर से मैं बता दूं, P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाय P2 और मल्टीप्लाई बाय 100। इससे आपको दशकीय वृद्धि दर निकल जाएगा, यानी एक दशक में कितना वृद्धि दर हुआ वो। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूला है, आपको ध्यान में रखना है। अभी भी एग्जाम में ऐसे भी पूछ देते हैं, इस तरह से पीजी के एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये फॉर्मूला ही दे देगा आपको ऐसे पूछेगा कि दशकीय वृद्धि दर निम्नलिखित किस फॉर्मूला से निकाला जाता है। तो अगर आप पीएचडी या पीजी के लेवल पे जाएंगे तो इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए ये कुछ डेटा है आपको जो यहाँ पे दिखाया गया है, जो कलर करके बताया गया। ज्यादा कलर है 35 से अधिक, और उसी के बीच में है 25 से 35 के बीच में, फिर 15 से 25 के बीच में, और ये कलर के अनुसार जनसंख्या वृद्धि दर की प्रतिशत को व्यक्त करता है। ठीक है, ये ग्राफ है, ग्राफ के माध्यम से आपको बताया गया है। ठीक है, भारत के चित्र के माध्यम से। ठीक है, और आपको बताना चाहेंगे कि भारत की जनसंख्या है कब क्या थी, इसके अनुसार मतलब भारत की जनसंख्या किस वर्ष बढ़ी, किस वर्ष घटी, उसके उसको यहाँ पे बताया गया है प्रावस्था ख करके। ठीक है, और यहाँ पे प्रावस्था घ तक बताया गया है। अब क्या है देख लीजिए, 2001 से 1921 के बीच में भारत की जो जनसंख्या थी निम्न स्तर से बढ़ा था, मतलब बहुत कम वृद्धि दर, मतलब समझिए ना कि रुक सा गया था। ठीक है, रुद्ध अवस्था स्थित थी, और एक समय कहा जाता है 2011 से 21 में जो भारत की जनसंख्या थी उसमें ऋणात्मक वृद्धि हुई थी, यानी कि प्लस पॉइंट हुआ ही नहीं था, माइनस में चला गया था। मतलब भारत में जो 2011 से 21 का जो दशक था, इसमें भारत की जो जनसंख्या थी ये बढ़ा नहीं था, ये बढ़ने के बजाय घट गया था, यानी माइनस में चला गया था। और माइनस में जाने का क्या कारण था, मैं आपको बताता हूँ कि उस वक्त प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, उस वक्त दुनिया में अकाल पड़ा था, और इसी सब के कारण भारत पर इसका बहुत ही असर पड़ा और मंदी के दौर चल रहा था, जिसके कारण भारत में जो संख्या दर था वो ऋणात्मक हो गया। तो आपको इस तरह से इसको समझना होगा। आपको ऐसे पूछे जाते हैं कि भारत में जनसंख्या ऋणात्मक किस वर्ष दर्शाया जाता है, तो 1921 में यानी 1911 से 1921 का जो दशक है उस समय भारत की जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक में अंकित किया गया। ठीक है, और इसका क्या कारण था कि जन्म दर निम्न हो रहा था और मृत्यु दर उच्च हो रहा था। ठीक है, मतलब जन्म कम हो रहा है और मृत्यु लोगों का ज्यादा हो रहा है, तो ऋणात्मक तो होगा ना। ठीक है, इसके बाद आगे है आपको 1921 से 1951 के बीच में, और 1921 से 1951 के बीच में क्या हुआ कि इस समय देश में ना मृत्यु दर धीरे धीरे कम होने लगा, लोग विकसित होने लगे, यानी साक्षर होने लगे, उनके रहन सहन के बारे में उनको पता होने लगा, वो साफ सुथरा भोजन करने लगे, और जिससे धीरे धीरे उनकी जनसंख्या दर है उसमें सुधार हुआ। ठीक है, मतलब उनकी पृष्ठभूमि या जीवन स्तर में कुछ बदलाव हुआ। यहाँ पे कुछ मैं हाईलाइट कर दिया हूँ 1920 के संदर्भ में। देखिए 1920 के संदर्भ में आखिर ऋणात्मक क्यों हुआ था उसी के बारे में यहाँ पे हाईलाइट किया गया है कि विश्व आर्थिक मंदी हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि थी, और जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रहा था। इस वजह से 11 से 21 में भारत की जनसंख्या था और ऋणात्मक दर्ज किया गया था। और ये भी प्रश्न एक पूछे जाते हैं कि भारत में जनसंख्या का विस्फोट कब हुआ, भारत में जनसंख्या का विस्फोट कब हुआ। तो भारत में जनसंख्या का जो विस्फोट हुआ 1951 से 81 के बीच हुआ। आपको याद रखना है जो संख्या का जो विस्फोट हुआ भारत में 1951 से 81 के बीच में हुआ। कैसे हुआ, क्योंकि लोग जब ऋणात्मक वृद्धि हुआ जनसंख्या में, तो लोगों उस समय कई सारे कारण थे, और धीरे धीरे वो कारण दूर होने लगे, लोग विकसित हो गए, लोग पढ़े लिखे हो गए, लोग स्वस्थ रहने लगे, जन्म दर थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगा और मृत्यु दर धीरे धीरे कमने लगा। और इससे क्या हुआ कि जनसंख्या में एक विकराल बढ़त दर्ज की गई, और इसी को कहा गया जनसंख्या का विस्फोट। तो जनसंख्या का विस्फोट अगर वर्ष आपसे पूछा जाए तो 1951 से 1981 के बीच को कहा जाता है जनसंख्या का विस्फोट। ठीक है, चलिए नीचे देखते हैं क्या है अब हमारे पास क्या पढ़ने को दिया गया है। और जनसंख्या विस्फोट का एक और कारण है कि उस समय ना भारत में प्रवासी लोग ज्यादा आ रहे थे। ठीक है, अलग अलग जगह से। ठीक, और यहाँ पे कुछ विश्व विकास रिपोर्ट के बारे में यहाँ पे बताया गया है। देख लीजिए, विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार
2025 तक भारत में जनसंख्या हो जाएगी 125 करोड़ हो जाएगी। और आप नरेंद्र मोदी जी के भाषण में आप सुने होंगे, हम कहेंगे हम 130 करोड़ वासी, हम लोग 130 करोड़ वासियों हैं हम। उनका तो एक नारा है ना, सबका साथ सबका विकास। तो सबका जो साथ कहते हैं वो 135 करोड़ लोगों को कहते हैं, 135 करोड़ लोगों को कहते हैं सबका साथ, यानी 135 करोड़ लोगों का उनको साथ चाहिए, ठीक है। और ये 2025 तक भारत की जनसंख्या 135 करोड़ हो जाएगी, ऐसा अनुमान लगाया विश्व विकास रिपोर्ट के द्वारा, ठीक है। और ऐसा अर्थशास्त्रियों का मानना है कि भारत की जनसंख्या वर्तमान में 135 करोड़ के पास पहुंच चुकी है, यानी अभी 2020 है, 5 साल बचा हुआ है, ठीक है। तो चलिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं क्या है और क्या जरूरी है हमें, ठीक है। 135 करोड़ है, इसको तो आपको मानना पड़ेगा। चलिए देख लेते हैं। जनसंख्या उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है, ये मैं आपको बता दिया हूँ। इसके बाद महाराष्ट्र का स्थान आता है, बिहार का, पश्चिम बंगाल का, आंध्र प्रदेश का, ठीक है। और ये है आपका आंकड़ा है वर्तमान में कि सबसे अधिक है आपका जो आंध्र प्रदेश में सबसे कम वृद्धि दर हुआ है, यहाँ पे बता रहा है। 2001 से 11 में वृद्धि दर में कमी देखा गया हो, आंध्र प्रदेश में देखा गया, ठीक है। यहाँ पे सबसे कम वृद्धि दर देखा गया है, कितना देखा गया, 3.5, ठीक है। और आपको बात किया जाए कि भारत में जनसंख्या इतनी बढ़ रही है, तो उसके लिए कुछ तो कुछ करना पड़ेगा ना। तो क्या करना पड़ेगा, नीचे बताया गया है, ठीक है, देख लीजिए। यहाँ पे मैं बता दूं आपको कि भारत में 10 से 19 वर्ष की जनसंख्या जो निवास करते हैं उसका अंश है 20.9%, ठीक है। यानी 10 से 19 के बीच में जो उम्र के लोग हैं 20.9% रहते हैं। और ये 2011 की डेटा है, ठीक है, 2011 की डेटा है, ठीक। जिसमें 52.7% किशोर है, और यही किशोर का इस्तेमाल करते हैं इलेक्शन में वोट के लिए, ठीक है, यानी युवा को, ठीक है। और इसमें किशोरियों का जो प्रतिशत है 47.3%, ठीक है। तो भारत में कितने युवा हैं प्रतिशत में, तो 52.7%, ठीक है। इसमें महिला का रेशो 47.3%, ठीक है। और इसी का चर्चा आप सुनेंगे जब आप चुनावी रैली को बार में सुनेंगे, तो वहाँ पे इसी युवा के बारे में चर्चा किया जाता है। और इसी को ध्यान में रख के कहा जाता है भारत युवाओं का देश है, ठीक है। चलिए यहाँ पे बता दो, युवाओं के लिए कुछ नीति बनाया गया था 2003 में, ठीक है। भारत सरकार युवाओं को साक्षर करने के लिए, उसको सुदृढ़ करने के लिए, उसके विकास के लिए एक नीति लेके आया था, युवा नीति, जो लेके आया था 2003 में। बस इसमें आपको इतना ही जानना है। स्लाइड को नीचे करके लेके चलते हैं, क्या है जरूरी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। यहाँ पे ग्रामीण नगरीय संगठन कहते हैं अपने अपने निवास के स्थानों के अनुसार जनसंख्या का संगठन सामाजिक और आर्थिक विशेषताओं का महत्वपूर्ण सूचक है। यानी अपने अपने निवास स्थान पे, यानी जहाँ पे जो लोग रहते हैं ग्रामीण परिवेश में जनसंख्या का जो संगठन है सामाजिक और आर्थिक विशेषताओं का एक महत्वपूर्ण सूचक है, ठीक है। यानी जहाँ पे जो बहुत लोग रह रहे हैं, आखिर क्यों रह रहे हैं, क्योंकि वहाँ का जलवायु उनको सूट कर रहा होगा, वहाँ उनको रहन सहन के लिए सारी व्यवस्था उपलब्ध होगा, उनको वहाँ पे जो दिनचर्या के लिए जो सामान चाहिए वहाँ पे उनको मिल जाता होगा, वहाँ पे आने जाने का जो साधन है यातायात उनको उपलब्ध होगा, वहाँ पे पीने के लिए पानी स्वच्छ मिल रहा होगा वहाँ पे लोगों को, तभी तो वहाँ पे लोग रहते हैं ना। तो यही है यहाँ पे आपको बताया सामाजिक और आर्थिक विशेषताओं का एक महत्वपूर्ण सूचक, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है, आपको पूछेगा कि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है, तो उत्तर होगा आपका 68.8%। यानी भारत के ग्रामीण इलाकों में जो लोग रहते हैं उसमें 68.8% हिस्सा ग्रामीणों का है, मतलब जो जनसंख्या गांव में रहती है। और ये 2011 के डेटा के अनुसार है, ठीक है, आपको याद रखना है। और बात किया जाए 2011 के डेटा के अनुसार, तो भारत में कितने गांव हैं, यानी 6,40,867 गांव है। और इसमें 93.2% लोग रहते हैं, यानी ग्रामीण जनसंख्या कितने हैं, 93.2%, ठीक है। आपको बस इतना याद रखना है। और मैं बता दूं कि ग्रामीण जनसंख्या सबसे ज्यादा किस राज्य में रहती है, तो बिहार और सिक्किम में, ठीक है, यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या किस में है, बिहार और सिक्किम में। ऐसे तो कहा जाता है उत्तर प्रदेश में भी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या जरूरी है। अब देख लीजिए, आपको प्रश्न बनेगा कि भारत में नगरीय जनसंख्या कितनी प्रतिशत है, तो भारत में नगरीय जनसंख्या का अनुपात
31.6% है। देख लीजिए, ये प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, आप कोई भी एग्जाम में बैठेंगे तो ये प्रश्न पूछे जाएंगे। जनरल कंपटीशन लेकर के यूपीएससी बीपीएससी जहां भी आप बैठेंगे ये प्रश्न आपको बनते हैं। ग्रामीण जनसंख्या और शहरी जनसंख्या, तो ग्रामीण जनसंख्या 68.8 और शहरी जनसंख्या 31.16%, यानी जो जनसंख्या शहर में निवास करती है उसका प्रतिशत है 31.16 और जो संख्या ग्रामीण में निवास करती है उसका प्रतिशत है 68.8। आपको याद रखना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो आपको पसंद आ रहा है। पसंद आया तो कृपया इसको लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। किसी प्रकार का सुझाव देना चाहते हैं कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। ठीक है, चलिए देख लेता हूँ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और क्या है महत्वपूर्ण। और ये मैं बता दूं, ये आपको 12th के लिए मैं स्पेशल लेके आया हूँ और इसको सब व्यक्ति पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताना चाहूंगा ग्रामीण और नगरीय प्रवास प्रवास यहाँ पे बताया गया। कृषि की दृष्टि से प्रगति रुद्र मध्य एवं निम्न गंगा के मैदान, यानी कृषि की दृष्टि से प्रगति रुद्र मध्य गंगा के मैदान में तेलंगाना के असिंचित पश्चिमी राजस्थान, उत्तर पूर्व के दूर दराज के पहाड़ी और जनजातीय क्षेत्र, प्रायद्वीपीय भारत के बाढ़ संभावित क्षेत्र और मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में नगरीकरण का स्तर निम्न है। यानी कि यहाँ पे नगर का विकास बहुत कम है और इसीलिए यहाँ पे नगरीकरण जनसंख्या बहुत ही कम है। किन क्षेत्रों में, इसको मैं हाईलाइट कर दिया हूँ, आप देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद है आपका भाषाई संगठन। देख लीजिए भाषाई संगठन। अब आपको भाषाई की विविधताओं के अनुसार भारत में कई सारी भाषाएं बोले जाते हैं और जिसमें भाषाएं बोले जाते हैं इसमें 179 है, यानी 179 भाषाएं भारत में बोली जाती है। और यहाँ की जो बोलियां हैं, अलग अलग प्रदेश में बोलियां हैं। प्रत्येक आप 23 किलोमीटर पे जाएंगे तो आपको एक बोली बदल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे 544 लगभग बोलियां बोली जाती है और जो मैं 23 किलोमीटर बता रहा हूँ लगभग में है। ठीक है, लगभग में 23 से 40 आप इसको मान सकते हैं। अगर आप 23 किलोमीटर से 40 किलोमीटर के रेंज में जाते हैं, वहां पे जो उनकी जो टोन होती है, वॉइस होती है, उनकी जो बोलने की जो रीति होती है कुछ बदल जाती है। और जो बोलियां भारत में बोली जाती है वो 544 है और भाषाएं जो बोली जाती है 179 है। ठीक है, अगर आप संविधान के अनुसार चले तो भारत में 22 भाषाएं अनुसूची में शामिल है। ठीक है, 22 भाषाएं अनुसूची में शामिल है। ऐसे कई अन्य भाषाएं भी है जो दर्शाया गया है। अगर आप इस बात को देखना चाहेंगे तो 10 रुपए का नोट निकालिए और उसमें कितने भाषाएं इंकित की गई है आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हमें इंतजार रहेगा आपके इस जवाब का कि भारत की जो नोट है, भारत में जो नोट चलते हैं उस नोट पे कितनी भाषाएं मुद्रित है, प्रिंटेड है। आप हमें उसको काउंट करके एक बार में बता सकते हैं कमेंट करके। ठीक है, अब मैं आपको नीचे बता दूं, नीचे के स्लाइड में क्या है इंपॉर्टेंट कि हिंदी बोलने वालों का प्रतिशत सर्वाधिक है। यानी भारत में जो लोग रहते हैं उसमें सबसे ज्यादा रहते हैं हिंदी बोलने वाले, हिंदी भाषा बोलने वाले सबसे ज्यादा रहते हैं। ठीक है, और सबसे कम है यहाँ पे कश्मीरी बोलने वाले और संस्कृत बोलने वाले। यानी सबसे जो बड़ा भाषाई समूह हो गया वो हिंदी का हो गया और सबसे लघु जो भाषाई समूह हो गया कश्मीरी और संस्कृत बोलने वालों का हो गया। ठीक है, तो भाषाई के अनुसार भी आप इस बात को देख सकते हैं। चलिए नीचे देखते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अब क्या जरूरी है। देख लीजिए, यहाँ पे कुछ डेटा आपको बताया गया है कि भारत में जो आबादी रहती है उसमें सबसे ज्यादा कौन से आबादी भाषाएं बोलते हैं। तो देख लीजिए, एक नंबर में है आपका भारतीय यूरोपीय आर्य जो 73% है और ये इंडो आर्य है, इनका उप परिवार। ठीक है, इसके बाद आता है द्रविड़ का जो 20% है। ठीक है, ये किस चीज का डेटा है, मैं इसको आपको फिर से क्लियर करा दूं। ये जो डाटा है आपका आधुनिक भारतीय भाषाओं का वर्गीकरण के अनुसार है। यानी आधुनिक भारत में सबसे ज्यादा जो भाषाएं बोली जाती है भारतीय यूरोपीय द्वारा यानी आर्य द्वारा, इसको इंडो आर्य परिवार से समझा जाता है, इनका उप परिवार है। ठीक है, ये भारत से बाहर भी बोले जाते हैं। जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, इस सभी जगह पे बोले जाते हैं। ठीक है, इसका प्रतिशत सबसे बड़ा है ये आर्य है। ठीक, और ये प्रश्न आपको देखने के लिए नीचे मिल जाएगा। चलिए नीचे देखते हैं क्या है। अब यहाँ पे कुछ डेटा बनाया गया है जो भारत में निवास करते हैं। भारत में जो निवास करते हैं सबसे ज्यादा जो बड़ा समूह है वो हिंदुओं का है और 80.5% हिंदुओं का है। उसके बाद आता है मुस्लिम का। हालांकि मुस्लिम को माइनॉरिटी का दर्जा प्राप्त दिया गया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दूसरी सबसे बड़ी जाति है भारत में मुस्लिम। और इसके बाद है आपका ईसाई का जो 2.5 है। यहाँ पे कुछ बताया गया है, आप इसे आप देख लीजिए। और यहाँ पे जो सबसे ज्यादा है
सबसे कम है वो है आपका जैन का और बौद्ध का, ठीक है। सबसे कम है जैन का और बौद्ध का, ये प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। और अन्य में आते हैं आपका जरथुस्ट, जो यहाँ वहाँ फैले हुए हैं, मतलब बिखरे पड़े हैं। अन्य में आता है जरथुस्ट, ठीक है। तो सबसे बड़ी जो धार्मिक के अनुसार, धर्म के अनुसार, भारत धार्मिक समुदायों के अनुसार भारत में जो सबसे अधिक लोग रहते हैं वो हिंदू है 80.5%। उसके बाद दूसरा स्थान है मुसलमान का 13.5%। इसके बाद है ईसाई का 2.3%, ठीक है। तो प्रतिशत में बताया गया, ये जो डेटा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं इसको आप नोट डाउन कर लेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और मैं आपसे यहाँ पे गुजारिश करना चाहूंगा, जो भी मैं हाईलाइट करके आपको बताया हूँ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, कृपया उसको नोट कर ले अपने नोट बॉक्स में, अपने नोटबुक में, ताकि एग्जाम में आपसे एक भी प्रश्न छूट ना पाए, ठीक है। चलिए नीचे देखते हैं क्या है आप जरूरी। तो नीचे की स्लाइड में आपको क्या पढ़ना है देख लेते हैं। यहाँ पे आपको बताया गया, यहाँ पे बताया गया विशाल धार्मिक अल्पसंख्यक, यानी कि जो यहाँ पे मुस्लिम के बारे में बताया गया है कि धार्मिक अल्पसंख्यक इनको कहा जाता है। विशालतम धार्मिक अल्पसंख्यक की जो संख्या दी गई है मुस्लिम को दी गई है, और इनकी जो जनसंख्या जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, केरल और कुछ उत्तर प्रदेश के अन्य जिले और दिल्ली के आसपास वाले क्षेत्र में ये बसे हुए हैं, ठीक है। तो इनको धार्मिक अल्पसंख्यक कहा गया है, ठीक। और आपको मैं फिर से बता दूं, जो जो ईसाइयों की जो संख्या भारत में देखी जाती है वो गोवा में आपको मिलेगा और केरल में मिलेगा आपको, ठीक है। तो यही कुछ इसमें महत्वपूर्ण था। चलिए फिर नीचे देख लेते हैं क्या है। देखिए यहाँ पे कुछ और बताया गया, जो सिख लोग हैं, ये छोटे समूह है जो पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में रहते हैं, ठीक है। ये सिखों के बारे में, ठीक है। और नीचे आपको बताया गया जो सबसे छोटे समूह है, जिसको मैंने ग्राफ में बताया था, एक डेटा में बताया था, उसमें कौन से देख लीजिए, जैन है और बौद्ध है। भारत के सबसे छोटे धार्मिक समूह में जैन और बौद्ध को शामिल किया गया है, जो डेटा में आपको बता दिया हूँ, ठीक है। और जैन कहाँ रहते हैं यहाँ पे हाईलाइट किया है, और बौद्ध कहाँ रहते हैं, किस प्रदेश में, उसको यहाँ पे हाईलाइट किया गया है, ठीक है। तो आप इसको देख लेंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपको किसी प्रकार की असुविधा हो रही है तो आप स्क्रीनशॉट ले करके इसको देख सकते हैं, या फिर वीडियो को बार बार देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ बताया गया है श्रमिक के अनुसार, ठीक है। इसको श्रमिक जनसंख्या का संगठन के अनुसार दृष्टिकोण से यहाँ पे आपको कुछ बताया गया है, ठीक है। और इसको अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो चलिए मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, हाईलाइट करके बता देता हूँ, ठीक है। देखिए श्रमिक किसको कहते हैं, मतलब उनको 183 दिन का कम से कम, यानी 6 महीने 180 दिन लेके चलिए ना, उनको मजदूरी मिलना चाहिए, ठीक है। और उससे कम मिलता है वो सीमांत श्रमिक हो जाते हैं, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे श्रमिक के अनुसार कुछ डेटा दिया गया है, यहाँ पे जो यहाँ पे दिखाया गया है, यानी भारत में जो श्रमिक लोग हैं 2011 की जनगणना का 39.8% है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे आपको बताया गया जो भारत में श्रमिक का अनुपात है 2011 के अनुसार 39.8% है, ठीक है। तो यही यहाँ पे बताया गया है। चलिए अब नीचे देख लेते हैं क्या है एग्जाम का बहुत ही महत्वपूर्ण, देख लेते हैं क्या हाईलाइट किया गया है। तो चलिए यहाँ पे कुछ डेटा बताया गया है, किस प्रदेश में कितने श्रमिक निवास करते हैं, उस डेटा को आप लोग किताब देखेंगे। इसके लिए कुछ यहाँ पे महत्वपूर्ण बातें दी गई है। चलिए नीचे देखते, देखिए अब यहाँ पे सेक्टर की बात आ जाती है। यहाँ पे द्वितीय सेक्टर के बारे में लिखा गया है, और प्रथम सेक्टर के बारे में लिखा गया है, और तृतीय सेक्टर के बारे में लिखा गया है। ये होता क्या है, मैं इसको आपको डिफाइन कर दूं। प्रथम सेक्टर का मतलब है जो कृषि से संबंधित कार्य करते हैं, यानी जो कृषि से संबंधित कार्य होता है वो प्रथम सेक्टर में आता है। और द्वितीय सेक्टर के अंतर्गत आता है निर्माण, यानी विनिर्माण, जैसे जैसे भवन, सड़क निर्माण, बिल्डिंग निर्माण, ये जो भी निर्माण हुए वो द्वितीय सेक्टर में आ जाते हैं। उद्योग धंधे भी द्वितीय में आ जाएंगे। और ये तृतीय सेक्टर होता है, ये होता है सेवा सेक्टर, जैसे बैंक हो गया, इंश्योरेंस हो गया। और इस सेक्टर में जो लोग काम करते हैं वो तृतीय सेक्टर के अंतर्गत गिने जाते हैं। मैं इसको फिर से डिफाइन कर दूं, जो कृषि से संबंधित कार्य करते हैं उन लोगों को प्राथमिक सेक्टर में काउंट किया जाता है। जो विकास से संबंधित काम करते हैं, यानी निर्माण से संबंधित, उद्योग धंधों के निर्माण से संबंधित, वो द्वितीय सेक्टर में गिने जाते हैं। और जो सेवा से संबंधित काम करते हैं, जैसे बैंक में, इंश्योरेंस में, वो तृतीय सेक्टर में काउंट किए जाते हैं, ठीक है। तो ये 3 प्रकार के सेक्टर है यहाँ पे अभी परिभाषित किया गया, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, श्रमिक जनसंख्या का लगभग 54.6% कृषक है। यानी भारत में सबसे बड़े जो मजदूर संघ है वो कृषक ही है, यानी सबसे बड़े जो मजदूर है वो कृषि में ही है, ठीक है। और कृषि मजदूर देख लीजिए, और कृषि मजदूर है, जबकि केवल 3.8%
श्रमिक घरेलू उद्योग में लगे हुए हैं, यानी घरेलू उद्योग में लगे हुए हैं 3.8%। ठीक है, चलिए ये कुछ महत्वपूर्ण नहीं है, जो महत्वपूर्ण था मैंने आपको बता दिया है। चलिए नीचे देखता हूँ और क्या है आपके लिए। यहाँ पे आपको बताया गया है, जैसे कि आप यहाँ पे आप समझ लीजिए इसको पॉइंट करके, जैसे यहाँ पे हिमाचल प्रदेश है, नागालैंड है, इस ये जो दो राज्य है, यहाँ पे कृषकों की संख्या अधिक है। यानी कृषक यानी किसान जो खेती करते हैं, ठीक है, या खेती से संबंधित काम करते हैं, जो अपने काम करते हैं। लेकिन नीचे आपको बताया गया है बिहार, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, इन सभी जगह पे ना कृषि मजदूर यानी कृषि में जो काम करते हैं, यानी कृषि में मजदूरी करते हैं, उनकी संख्या सबसे अधिक है। इस बात को आप क्लियर कर लीजिए कि कृषकों की जो सबसे बड़ी संख्या वो हिमाचल प्रदेश और नागालैंड में है, और कृषक मजदूर की जो संख्या है, जो बाकी जो मैंने बताया आपको, बिहार, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, यहाँ पे कृषि से संबंधित जो कार्य करने वाले मजदूर है, उनकी संख्या अधिक। ठीक है, चलिए नीचे देखते हैं क्या है जरूरी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसके बाद आपके सामने प्रश्न आता है, और प्रश्न का मैं उत्तर तैयार कर लिया हूँ, और आपके सामने प्रश्न भी मैं बताऊंगा और उत्तर हाईलाइट करके रखा हुआ है। चलिए मैं बता दूं, यहाँ प्रश्न है आपका, सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या निम्नलिखित में से कौन सी है। तो भारत की जनसंख्या 121 करोड़, आपको याद रख लेना है 121 करोड़ भारत की जनसंख्या, जो मैंने पहले भी बताया था। और 2011 की जनगणना के अनुसार पूछे तो ऊपर मैंने आपको बताया है, आप स्लाइड को फिर से देख लेंगे, वहां तो क्लियर हो जाएगा। तो 2011 के अनुसार है भारत की जनसंख्या 121 करोड़ है। ठीक है, और 2025 के अनुसार पूछेगा तो 135 करोड़। ठीक है, जो अनुमानित है। ठीक है, हालांकि अभी कहा जाता है, आप चुनावी भाषण में देख सकते हैं किसी भी नेता के उलट के। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। तो वो है आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। ऑप्शन के अनुसार ये बनेगा, राज्य में किस में एक जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। तो जनसंख्या का घनत्व, इसका आंसर आपको हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ठीक है, क्योंकि जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा तो मैं आपको वहां पे पढ़ाया हूँ, आपको जगह में दिल्ली, और उसके बाद मैं आपको पढ़ाया हूँ बिहार। तो यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार आपको आ जाएगा पश्चिम बंगाल। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वो सब ऑप्शन नहीं है। ठीक है, अगर सबसे अधिक जनसंख्या पूछे तो उत्तर प्रदेश, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, जनसंख्या का घनत्व कह रहा है। तो एक बार मैं स्लाइड को पीछे करके आपको इस वीडियो को स्लाइड को पीछे कर लेता हूँ, और वहां से आपको डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये पूछ क्या रहा है, और हम लोग इसका आंसर बताने की कोशिश क्या कर रहे हैं। चलिए एक बार हम देख लेते हैं, जनसंख्या का घनत्व पूछ रहा है। घनत्व के अनुसार भी मैंने यहाँ पे आपको बताया था, और उसके अनुसार भी बताया। तो चलिए एक बार हम लोग देख लेते हैं कि आखिर ये किसके अनुसार प्रश्न पूछा जा रहा है, और उत्तर प्रदेश का सही उत्तर होगा या नहीं होगा। तो एक बार हम लोग वीडियो को ऊपर कर लेते हैं, स्लाइड को ऊपर कर लेते हैं, और ऊपर करके एक बार देख लेते हैं। ठीक है, कि आखिर वो किसके बारे में पूछ रहा है। ठीक है, प्रति व्यक्ति यहाँ से थोड़ा सा ऊपर और जाना पड़ेगा, थोड़ा सा और ऊपर जाना। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या है, देख लीजिए यहाँ पे बताया गया है, यहाँ पे आपको बताया गया है कि कहाँ पे कितने जनसंख्या है। सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में, ठीक है, इसके पश्चात महाराष्ट्र है, उसके बाद बिहार है, और उसके पश्चात पश्चिम बंगाल है। तो यहाँ पे आपको क्या करा, देश में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या का प्रतिशत पूछ रहा है। प्रतिशत दर्शाया गया। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या सही है। चलिए फिर से थोड़ा स्लाइड ऊपर करके हम देख लेते हैं। चलिए ऊपर तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, फिर भी स्टार्टिंग में आ गया, फिर भी हम थोड़ा सा नीचे करके देख लेते हैं। चलिए उसका आंसर क्या बनता है उस प्रश्न का, एक बार हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे जनसंख्या घनत्व के अनुसार क्या बताया गया है। हाँ देख लीजिए, यहाँ पे बताया गया है, देख लीजिए जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक किसका है, बिहार का है। उसके बाद यहाँ पे आपको पश्चिम बंगाल का है। तो देख लीजिए उत्तर प्रदेश का स्थान 3 नंबर पे है। तो इसीलिए यहाँ अभी जो प्रश्न आया था उसका उत्तर हो जाएगा आपको पश्चिम बंगाल। मैं इसको फिर से डिफाइन कर दूं, मैंने अभी आपको दिखा दिया है, दिखाने के बाद मैं आप प्रश्न पे चल रहा हूँ, ताकि आपके अंदर कोई कंफ्यूजन ना रहे। अगर कंफ्यूजन रहेगी तो एग्जाम में आपका निगेटिव भी मार्क्स चला जाएगा, इसलिए मैंने इसको ऊपर लेकर के डिफाइन कर दिया है। अब चलते हैं प्रश्न पे की ओर, और प्रश्न क्या है देख लीजिए। कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व अधिक है। तो जनसंख्या घनत्व अगर पूछा जाए तो इसका उत्तर आपको पश्चिम बंगाल होगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल के बाद आता है घनत्व में स्थान उत्तर प्रदेश का। अगर यहाँ पे पूछता कि निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या सबसे अधिक है, तब उत्तर होता है इसका उत्तर प्रदेश। ठीक है,
चलिए उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम नीचे चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर, और दूसरा प्रश्न क्या है देख लेते हैं 3 नंबर में। सन 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है? और नगरीय जनसंख्या का बात यहाँ पे किया जाए तो नगरीय जनसंख्या सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में, ठीक है, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या महाराष्ट्र में है। इसके बाद स्थान आता है गोवा का, ठीक है। सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या कहाँ पे? महाराष्ट्र में, ठीक है। नगरीय जनसंख्या सबसे अधिक कहाँ पे? महाराष्ट्र में है। और नीचे है आपका प्रश्न 4 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह भारत में विशालतम भाषाई समूह है? तो ये विशालतम भाषाई समूह है, ये आपका है विशालतम भाषाई समूह। कौन सा है आपको मैं ऊपर बता दिया हूँ कि आपका आर्य है, आर्य जो 73% है और द्रविड़ 20% है। अगर आप डेटा देखना चाहें तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे कर लीजिए और वहां से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा इसका प्रश्न। और नीचे जो प्रश्न आपको कुछ दिए गए हैं, उम्मीद करता हूँ कि आप इसको बना लेंगे। यहाँ पे प्रश्न कुछ दिए गए हैं और बाकी 30 शब्दों में उत्तर देना है और नीचे मिला के 150 शब्दों में उत्तर देना है। जो मैं समझा उसी से ये प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर आपको नहीं मिल रहा है 2 नंबर 3 नंबर का, तो अगर आपको ये उत्तर हमारे द्वारा चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इसका उत्तर हम पीडीएफ के रूप में आपको उपलब्ध करा देंगे या फिर इसके डिस्क्रिप्शन में इसका उत्तर हम डाल देंगे, ठीक है। 4 प्रश्न है 2 नंबर में और 3 नंबर में 2 प्रश्न है, ठीक है। आपको उम्मीद कर रहा हूँ कि पसंद आ गया है वीडियो। पसंद आया तो कृपया इसको लाइक कीजिए, दोस्तों में इसको शेयर कीजिए। अगर किसी प्रकार का आप सुझाव देना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम, आप हमें सुझाव करके अवश्य बताएं। इस वीडियो में इतना ही। देश दुनिया के साथ जुड़े रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।